एवरीवन, वेलकम टू एकेड एक्सेल। दिस इज गीतांजलि राठौर। बच्चों, जो अपनी नीट प्रारंभ सीरीज चल रही है उसी में अपन 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शुरू कर चुके हैं, जिसमें अपन ने चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स को पढ़ा था। इसके 3 लेक्चर अपन कंप्लीट कर चुके हैं और 3 में से भी जो स्टार्टिंग के 2 लेक्चर है बच्चों, वो रिएक्शन मैकेनिज्म में गए हैं। अपन ने पूरे रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझा है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर पढ़ना है तो सबसे अच्छा अप्रोच यही है कि सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले मैकेनिज्म को समझोगे, फिर उस जो भी आपका चैप्टर है उसकी सारी रिएक्शंस को देखोगे। मैकेनिज्म को पहले समझना होगा ताकि सब रिएक्शन को जब पढ़ो तो उसके मैकेनिज्म अपने आप दिमाग में चलते रहे और आप उनकी प्रैक्टिस कर सको। तो यही अपन ने करा था, पहले मैकेनिज्म को पढ़ा है, फिर अपन ने क्या करा है, रिएक्शंस को पढ़ा था। तो कल तक अपन ने हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स में से हेलो एल्केन वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट कर दिया था। कुछ रिएक्शन उसकी अभी बाकी है जो अपन आज डिस्कस कर लेंगे। इसी के साथ में आज अपन हेलो एरीन्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की। और चैप्टर की शुरुआत, जैसे कि मैंने बोला है, सबसे पहले एक फ्रेश स्टार्ट होनी चाहिए। तो एक कोट के साथ स्टार्टिंग होती है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इवन द वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। वर्ड के अंदर ही आई एम पॉसिबल लिखा हुआ है, तो इम्पॉसिबल तो फिर कुछ भी नहीं है बच्चों। इसी तरीके से आपके लिए नीट 2025 क्लियर करना बिल्कुल पॉसिबल है। बस आपको हमारे साथ नीट प्रारंभ सीरीज के बैच को लेना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा, टेस्ट देने पड़ेंगे, सब कुछ वहां पर जिस तरीके से, जिस फॉर्मेट में, सिस्टमेटिक मैनर में हमने रखा है, बिल्कुल वैसे ही फॉलो करो तो आपकी नीट की जर्नी जो है बच्चों, बिल्कुल आप नीट 2025 को क्लियर कर दोगे। नीट की जर्नी आपकी ऊंचाइयों तक चली जाएगी। तो आइए बात करते हैं चैप्टर हेलो एल्केन हेलो एरीन्स में। अपन स्टार्ट करने वाले हैं हेलो एरीन्स को। तो कौन कौन से आज के टॉपिक है अपने, अगर अपन देखें तो सबसे पहला है इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कुछ 2 इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है जो मैंने कल नहीं पढ़ाई थी, वो आज अपन डिस्कस करेंगे। फिर अपन प्रेपरेशन देखेंगे हेलो एरीन्स का, उसकी केमिकल रिएक्शंस देखेंगे, फिर न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। बच्चों आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जो अपन ने कल लेक्चर पढ़ा था उसमें अपन ने केमिकल रिएक्शंस देखी थी हेलो एल्केन की। तो उनको एक बार मैं बता देती हूँ कौन कौन सी रिएक्शंस अपन ने देखी थी हेलो एल्केन के अंदर, ताकि अपन बाकी की जो 2 बची हुई रिएक्शंस है उनको भी डिस्कस कर सके। तो हेलो एल्केन के अंदर, और सेम रिएक्शन हेलो एरीन्स के अंदर भी मिलेगी आपको, ठीक है। हेलो एल्केन के अंदर अपन ने जो जो रिएक्शंस पढ़ी थी बच्चों, सबसे पहली रिएक्शन थी अपनी विथ एक्वस NaOH। एक्वस NaOH के साथ में रिएक्शंस देखी थी अपन ने, ठीक है। फिर सेकंड देखी थी अपन ने एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल के साथ। एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल में कौन कौन आते हैं आपके, NO2 आता है और CN आता है, तो उन्हीं की रिएक्शंस देखी थी। और अपन ने समझा था वहां पर 2 अलग अलग चीजों को कि कोवेलेंट बॉन्ड होता है तो क्या बनता है, आयनिक बॉन्ड होता है तो क्या बनता है। तो अपन ने AgNO2 किस किस के साथ रिएक्शन देखी थी, AgNO2 एंड NaNO2 के साथ रिएक्शन देखी थी। और फिर अपन ने एक और जो आपका एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल होता है AgCN साइनाइड, और फिर अपन ने NaCN या KCN कुछ भी बोल दो, इनके साथ में रिएक्शंस को देखा था। तो इन दोनों चीजों को अपन ने कल डिस्कस कर लिया था। पूरे साथ में इसके जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, दोनों में रिवर्स केस होता है तो वो चीज भी समझ ली थी। फिर अपन बच्चों अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट में यहाँ पर आता है एक्वस एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल के बाद आता है फिंकलेस्टाइन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, फिंकलेस्टाइन रिएक्शन। और फिर बच्चों अपन ने देखा था स्वार्ट्ज रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन। अब आज अपन को इसी में 2 और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को पढ़ना है। और वो रिएक्शंस क्या है बच्चों, सबसे पहली रिएक्शंस है आपकी, पहले तो अपन एक जनरल रिएक्शन का फॉर्मेट देखेंगे, उसके बाद अपन जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है विलियमसन ईथर सिंथेसिस, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। बहुत डिटेल में अपन इसको कब समझेंगे, जब अपन ईथर चैप्टर को पढ़ेंगे तब, ठीक है। और अभी अपन एक बार ओवरव्यू लेंगे कि कैसा यहाँ पर अपन एल्काइल हैलाइड को यूज करते हैं। फिर अपन देखने वाले हैं क्लीवेज ऑफ ईथर। और क्लीवेज ऑफ ईथर को भी मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि इसमें भी क्या होता है ना, RX सिंथेसाइज होता है, तो इसको अपन थोड़ा अलग से लिख लेते हैं। क्लीवेज ऑफ ईथर जो है वो क्या आएगा, अगर मैं यहाँ पर बोलूं क्लीवेज ऑफ ईथर की बात करूं तो वो आएगा किसमें, RX के बनने में, प्रेपरेशन में, है ना। तो इसको तो यहाँ पर साइड में रहने देते हैं। अगर केमिकल रिएक्शंस में देखिए तो यही रिएक्शंस देखने को मिलती हैं। एक आपकी रिप्लेसमेंट रिएक्शन होती है, रिप्लेसमेंट ऑफ X, मतलब RX में से X हटाकर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स को जोड़ना, जैसे मैंने एक्वस NaOH में बात करी थी। तो वो बस रिप्लेसमेंट रिएक्शंस को अपन एक बार ओवरव्यू ले लेंगे कि कौन कौन सी आपकी रिएक्शंस होती है।
और आज जो बच्चों अपन मेनली डिस्कस करने वाले हैं वो विलियमसन ईथर सिंथेसिस देखेंगे। थोड़ी बहुत जो रिप्लेसमेंट रिएक्शंस है इसमें सिर्फ आपको देखना है कि जब जो जो आपको रिएजेंट दिया जाता है उससे एक्स का रिप्लेसमेंट होकर क्या बनता है, और ये रिएक्शंस में मैकेनिज्म वगैरह का इतना यूज नहीं है। विलियमसन ईथर देखेंगे और साथ ही में अपन क्लीवेज ऑफ ईथर को समझेंगे, क्योंकि ये भी बच्चों आपके इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसका मैकेनिज्म भी समझेंगे, है ना। तो ये दोनों चीज जो है अपनी, एक तो क्लीवेज ऑफ ईथर और साथ ही में विलियमसन ईथर सिंथेसिस, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट देख लेना। अब आइए शुरुआत करते हैं, सबसे पहले रिप्लेसमेंट रिएक्शंस देखते हैं। तो रिप्लेसमेंट में क्या बताया मैंने, सिर्फ जो आप रिएजेंट देख रहे हो उससे एक्स का रिप्लेसमेंट होके क्या बन रहा है, बस ये याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस रिएक्शन की बात करो तो आपने RX लिया है, ठीक है। RX की आपने रिएक्शन करवाई है डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट के साथ में। सबसे पहले आपने H2O डाला, H2O डालने से क्या हुआ, अल्कोहल बन गया। KOH डाला और NaOH, जो अपन ने रिएक्शन देखी सेम ही चीज है, तो फिर यहाँ पर भी अल्कोहल बन रहा था, यहाँ पर भी अल्कोहल बन गया। मोइस्ट Ag2O, अगर सिल्वर के लिए डाल रहे हो, देखो क्या डाल रहे हो, मोइस्ट Ag2O, तो मोइस्ट Ag2O डालने पर क्या बन रहा है आपका, तब भी अल्कोहल ही बन रहा है। और अगर बात करें किसकी बच्चों, KSH, जैसे अपन KOH डाल रहे हैं वैसे ही OH की जगह आपने क्या ले लिया है, सल्फर का KSH, थायो कंपाउंड ले लिए KSH, तो यहाँ पर ROH बन रहा था, यहाँ पर RSH बनने लग गया। ऐसे ही NaSR ले लिया, NaOR जो अपन विलियमसन ईथर पढ़ेंगे उसी में अगर आपने O की जगह S ले लिया, सल्फर का कंपाउंड ले लिया, तो RSR बन जाएगा, थायो ईथर बन जाएगा, ठीक है। और वैसे अगर आपने सिल्वर के सोल्ट ले लिए तो सिल्वर के सोल्ट में आपको अगर सिल्वर सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, RC डबल बॉन्ड OAG, सिल्वर सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं इसको ले लिया है, तो आपको यहाँ पर RC डबल बॉन्ड OR क्या बोलते हैं, इसको एस्टर बन जाता है बच्चों। तो एस्टर वाली रिएक्शन को अपन एस्टर चैप्टर में ही देखेंगे। जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो ये है कि वाटर डालोगे तो अल्कोहल बनेगा, KOH डालोगे तो भी अल्कोहल बनेगा, और साथ ही में मोइस्ट Ag2O डालोगे तब भी अल्कोहल बनेगा। इसको इंपॉर्टेंट भी लगा लेना, बहुत बार मोइस्ट Ag2O दिया जाता है, बच्चे सोचने जाते हैं इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो अल्कोहल ही बनेगा, ध्यान रखना है। और फिर अगर आप KSH डालोगे, अल्कोहल की जगह सिर्फ O को हटा के S कर दिया तो क्या बन जाएगा, RSH, O की जगह प्रोडक्ट में भी SH ही आ जाएगा। फिर NaSR लोगे, जैसे अपन अभी पढ़ेंगे विलियमसन ईथर में, तो यहाँ पर भी RSR आ जाएगा। तो बस ये रिएक्शन में सिर्फ क्या देखना था, रिप्लेसमेंट देखना था, कैसे रिप्लेसमेंट हो रहा है। अब अगर यहाँ पर देखें रिएक्शन विद NaOR, जो कि अपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, इसको बोला जाता है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। बहुत क्वेश्चंस आते हैं इससे, विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। आइए समझते हैं इसमें होता क्या है। तो इसमें RX लेते हो और NaOR लेते हो, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पर ROR डैश बन जाता है और NaX बन जाता है। मतलब सिंपल सी चीज क्या करी है, एक RX लिया है और साथ ही में आपने क्या लिया है, सोडियम के साथ में क्या लिया है, NaOR डैश लिया है। तो क्या होगा बच्चों, ये यहाँ से जो होता है X, ये क्या हो जाता है, ये तो निकल जाता है, R पॉजिटिव बनता है, और ये जो R है ये यहाँ पर क्या होता है, Na निकल जाता है और यहाँ पर जुड़ जाता है, ROR डैश बन जाता है, दैट इज ROR डैश बन चुका है बच्चों। और क्या बना है, ईथर बन चुका है, इसीलिए तो बोल रहे हैं ईथर की सिंथेसिस हो रही है। और अपन ने प्रोडक्ट क्या लिया है, अल्काइल हैलाइड लिया है, इसीलिए तो अपन इसको यहाँ पर पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट के लिए अपन अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं और फिर ईथर का सिंथेसिस कर रहे हैं। और साथ ही में आपको NaCl मतलब NaX हेलोजन्स जो भी होगा वही वहां पर Na के साथ में बाहर निकल जाएगा। तो ये होता है आपका विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। इसके बच्चों क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करते हैं। अगर विलियमसन की बात करें, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, तो इस रिएक्शन में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मतलब जो अपन स्टार पॉइंट लिखते हैं हर एक रिएक्शन का, तो वही यहाँ पर देखेंगे कि स्टार पॉइंट क्या होने वाला है भाई। तो स्टार पॉइंट यहाँ पर सबसे पहला है कि SN2 रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, SN2 मैकेनिज्म यहाँ पर फॉलो हुआ है। और जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो यहाँ पर अपन RX के टर्म्स में देखेंगे। किसके टर्म्स में देखेंगे बच्चों, एल्काइल हैलाइड आप कैसा यूज कर रहे हो
उसके टर्म्स में आपको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट क्या मिल सकते हैं, प्रोडक्ट मिल सकते हैं। और ये चीज मैं आपको तब पढ़ाने वाली थी जब मैं आपको क्या बताती, जब मैं आपको यहाँ पर एलिमिनेशन भी समझा देती, जो कि अपन नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। जिस चैप्टर में जो चीज ज्यादा मेनली मिलेगी उसी के बारे में देखेंगे। मगर फिर भी क्योंकि यहाँ पर SN2 भी होता है, इसलिए मैं इसको यहीं पर समझाऊंगी और आपको डिटेल ये बताऊंगी कि क्या चीज है जो अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी एलिमिनेशन वाला पार्ट है उसको जब मैं एलिमिनेशन पढ़ाऊंगी नेक्स्ट चैप्टर में तब भी एक बार समझा दूंगी, अभी के लिए सिर्फ याद रख लेना। ठीक है, तो आइए देखते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस में अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट RX लूंगी तो क्या प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। जैसे अगर मैं सबसे पहले बात करूं यहाँ पर बच्चों, अगर सबसे पहले बात करी जाए तो मान लो मैंने सबसे छोटा एल्काइल हैलाइड ले लिया जो कि क्या होता है, मिथाइल हैलाइड CH3X। ये मैंने सबसे छोटा आपका क्या ले लिया है, एल्काइल हैलाइड ले लिया है। जब भी आपको मैंने बताया था, जब भी आप CH3X लेते हो और 1 डिग्री की बात करते हो तो SN2 होता है और 2 डिग्री और 3 डिग्री के केस में SN1 होता है। ये बात अपन जब मैकेनिज्म समझा था तब समझ के आ चुके हैं। तो CH3X लिया है तो मैकेनिज्म क्या होना चाहिए भाई, मैकेनिज्म यहाँ पर क्या होना चाहिए बच्चों, मैकेनिज्म होना चाहिए था SN2 और बिल्कुल सही SN2 ही मैकेनिज्म होगा। जब भी आप CH3X की जगह यहां पर क्या डालोगे, यही अपन जो RONA की बात कर रहे हैं RONA डाल दोगे तो यहां पर जो आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा बच्चों, वो जो प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट क्या आएगा यहाँ पर CH3O और यहां पर भी मान लो आपने R लिया है तो R आ जाएगा CH3OR। यही बनाना था ROR, बस CH3 लिया था तो CH3OR आ गया। तो जब भी अपन CH3X ले रहे हैं, मिथाइल सबसे छोटा हैलाइड ले रहे हैं, तब क्या बन रहा है, SN2 हो रहा है और प्रोडक्ट मिल रहा है। फिर अपन ने देखा सेकेंड चीज पे चलते हैं, क्या अपन एक 1 डिग्री RX ले ले, 1 डिग्री RX ले रहे हैं। 1 डिग्री RX के केस में क्या होगा, यहां पर भी अगर आप RONA डाल रहे हो है ना, तो क्या बन रहा है बच्चों, यहां पर भी जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा आपको वो कैसा मिलेगा, SN2 ही हो रहा होगा और ROR मिल जाएगा, ईथर देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब यहां तक जो जितनी भी रिएक्शंस हैं उन सभी में SN2 देखने को मिल रहा है। जैसे ही आप जाओगे सेकंड डिग्री पे, सेकंड डिग्री RX लोगे, सेकंड डिग्री RX लिया और यहां पर आपने डाला कौन सा अपना रिएजेंट, क्या है भाई, NaOR, ये डाला। जैसे ही यहाँ पर रिएक्शन कराओगे, रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसे बनेगा बच्चों, सेकंड डिग्री लिया था तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट में आपको एल्कीन देखने को मिलेगी। और ये हालांकि बनेगा तो यहाँ पर अगर सेकंड डिग्री की बात करोगे तो ROR भी बनेगा, पर ये क्या बनेगा, माइनर प्रोडक्ट बनेगा। कैसा प्रोडक्ट बनेगा, माइनर। मेजर क्या बनेगा बच्चों, एल्कीन बनेगा और इसी को आप बोलते हो E2 मैकेनिज्म, जो अपन नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए याद रखो CH3X, और ये मैंने बता भी रखा कि CH3X और 1 डिग्री में SN2 होता है, 2 डिग्री और 3 डिग्री में SN1 होता है। मगर अगर ऐसा कोई केस है जिसमें SN1 नहीं हो रहा है, वहां पर E2 मेजर हो रहा है, तो E2 मैकेनिज्म होता है और E2 को नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ऐसा ही अगर आपने क्या करा बच्चों, यहाँ पर 3 डिग्री RX ले लिया, 3 डिग्री RX के साथ में आपने क्या लिया है, इसी के साथ में यहाँ पर ले लिया है NaOR, वही रिएजेंट जो आप यूज कर रहे हो इसमें, प्लस NaOR ले लिया। और यहाँ पर आपने प्रोडक्ट देखा, यहाँ पर सेम होगा, यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर भी आपको 3 डिग्री एल्कीन में देखने को मिलेगी। सॉरी, 3 डिग्री के केस में भी क्या होगा, एल्कीन देखने को मिलेगी। मेजर प्रोडक्ट यही आ रहा होगा और माइनर में अगर आप बनाना चाहो तो माइनर में तो OR आ रहा होगा, पर माइनर की तो कौन बात करता है भाई, मेजर को ही डिस्कस किया कर जाता है ज्यादातर, तो यहाँ पर मेजर ये होगा और वो E2 के थ्रू आ रहा होगा। तो क्या बात समझ में आई, यहाँ पर जो बात समझ में आई वो ये है कि जब जब आप CH3X मिथाइल हैलाइड या 1 डिग्री RX की बात करोगे तो उन दोनों ही केस में SN2 देखने को मिलेगा, जबकि जब आप सेकंड डिग्री और 3 डिग्री में जाओगे तो आपको E2 देखने को मिलेगा। तो ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, और ये मैं लिख रही हूँ नोट फॉर ऑल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये आपका नोट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसको मैं लिख देती हूँ फॉर ऑल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, फॉर ऑल सब्स्टिट्यूशंस। हर एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए जो चीज लिख रही हूं मैं, वो हर एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए है। जरूरी नहीं है कि मैं अगर विलियमसन की बात बता रही हूं तो वो सिर्फ विलियमसन के लिए है, नहीं, ये हर एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए है। कि अगर आप लेते हो बच्चों ब्रिज हेड हैलाइड,
इसको बोलते हैं ब्रिज हेड पे अगर हैलाइड लग रहा हो तो इसको बोलते हैं ब्रिज हेड हैलाइड। क्या बोलते हैं? ब्रिज हेड हैलाइड। या फिर आप ले रहे हो विनाइल हैलाइड, जो कि अपन ने कल के चैप्टर में देखा भी था। विनाइल का मतलब क्या होता है? विनाइल का मतलब डबल बॉन्ड के जस्ट एडजेसेंट में क्या हो, अगर कोई हैलाइड हो तो उसे विनाइल हैलाइड बोलते हैं। और फिर अपन ने वहीं पर एक केस देखा था अराइल हैलाइड का, मतलब बेंजीन रिंग पे अगर डायरेक्ट हैलोजन है तो उसको बोलेंगे अराइल हैलाइड। ठीक है, इन तीनों ही केस में कोई भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती है। मतलब यहाँ पर आप क्लियरली एक चीज लिख सकते हो, ये किसी भी तरीके की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करते हैं। नो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या फिर आप इसको लिख सकते हो डज नॉट शो एनी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये किसी भी तरह की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं देखने को मिलेगी। मतलब जितनी भी रिएक्शन पड़ी हैं उनमें कभी भी आपको ये तीनों कंपाउंड मिल जाए, ब्रिज हेड पे हैलाइड मिल जाए, विनाइल हैलाइड मिल जाए या अराइल हैलाइड मिल जाए, आप कभी भी रिएक्शंस नहीं कराओगे, क्योंकि इन तीनों ही केस में कोई भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती है। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ लेना बच्चों, और नोट पॉइंट बना के लिख लेना। एंड फॉर ऑल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये, ऐसा नहीं कि मैं विलियमसन की रिस्पेक्ट पे बात करी तो सिर्फ विलियमसन के लिए नहीं, सबके लिए बात है। ठीक है, तो आइए विलियमसन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को करते हैं क्रिस्टल क्लियर। तो क्वेश्चंस को देखते हैं बच्चों। ठीक है, सबसे पहले मान लो मैं 1 डिग्री के लिए बात कर लेती हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन क्यों ले लूं, एक तो मैंने ले लिया जो अपन उसका रिएजेंट है CH3ONA। ठीक है, और साथ में मैंने यहाँ पर ले लिया है CH3X। CH3X क्या है? एक सबसे छोटा हैलाइड, मिथाइल हैलाइड ले लिया है। इसकी मैंने रिएक्शन कराई और रिएक्शन करवा कर क्या पाया बच्चों? जैसे ही रिएक्शन करवाई क्या बनाया था मैंने? इस केस में मैंने बनाया था बच्चों SN2 रिएक्शन हुई थी, और जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा ईथर, CH3OCH3। ईथर बन चुका है आपका भाई, देख लो। और अब सेकंड केस में मैंने क्या करा, यहाँ पर 1 डिग्री CH3ONA तो फिक्स कर लो, इसको तो भाई लेना ही है। और यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 डिग्री। 1 डिग्री का मतलब है यहाँ पर सबसे छोटा जो हैलाइड होता है 1 डिग्री हैलाइड, वो ले लिया है। ठीक है, 1 डिग्री की बात हो रही है और यहाँ पर भी रिएक्शन कराओगे SN2 ही होता है दोनों ही केस में। अगर आप मिथाइल हैलाइड लेते हो या फिर आप 1 डिग्री RX लेते हो, दोनों ही केस में क्या था? SN2 हो रहा था। 2 डिग्री और 3 डिग्री केस में एलिमिनेशन हो रहा था। तो यहां पर भी अगर प्रोडक्ट बनाओगे तो प्रोडक्ट में क्या होगा? प्रोडक्ट में क्या होगा? CH3O। ये तो यहाँ पर फिक्स रहेगा, और यहाँ से ये Na जाएगा और यहाँ से ये X जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर ये क्या होगा? इथाइल ग्रुप आके जुड़ेगा, तो ये CH2CH3 आ गया। ईथर चाहिए था, ईथर मिल गया, सिर्फ मेजर प्रोडक्ट लिख रही हूँ, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ किसकी? अब यहाँ पर मान लो मैंने बात करी 2nd डिग्री की। ठीक है, अगर मैं 2nd डिग्री हैलाइड की बात कर रही हूं तो अगेन मैंने यहाँ पर CH3ONA ले लिया, और यहाँ पर मैंने एक 2nd डिग्री हैलाइड लिया है। तो अगर मैं 2nd डिग्री की बात करूं तो ये मैंने 2nd डिग्री हैलाइड ले लिया। ये क्या है आपका? 2nd डिग्री RX है। अब यहाँ पर मैंने रिएक्शन करवाना चाहिए, तो मैंने बताया था आपको 2nd डिग्री के केस में क्या होगा? E2 होगा। यहाँ पर E2 मतलब जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो एलिमिनेशन के थ्रू आएगा, और E2 E1 भी बच्चों एलिमिनेशन अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सिर्फ याद रखना, एलिमिनेशन होता है तब एल्कीन बनता है। ये चीज मैंने आपको मैकेनिज्म में भी बताई थी कि एलिमिनेशन के केस में क्या होता है? एल्कीन बनता है। तो यहाँ पर एल्कीन बनेगा, और एल्कीन अगर यहाँ पर जोड़ना है, ईथर नहीं, यहाँ पर एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगा। तो बच्चों ये आपका एल्कीन जो है वो मेजर प्रोडक्ट आ जाएगा। और बिल्कुल सही, यहाँ पर आपका ईथर भी बनेगा। ऐसा नहीं कि ईथर नहीं बन रहा, ईथर तो बनेगा ही सही, मगर जो ईथर बन रहा है वो कैसा प्रोडक्ट होगा बच्चों? CH3O। ईथर भी बन रहा है पर ईथर माइनर प्रोडक्ट होगा। ये चीज ध्यान रखनी है कि मेजर क्या बन रहा है और माइनर क्या बन रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर अपन यहाँ पर बात करें, जब अपन ने 3 डिग्री RX लिया है CH3ONA, और जो RX लिया है वो अब 3 डिग्री है। 3 डिग्री RX की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो बच्चों?
3 डिग्री Rx की। तो 3 डिग्री Rx के केस में भी मैंने बताया था E2 ही होगा, एल्यूमिनेशन ही होगा। तो प्रोडक्ट में जरूर क्या होगा, ईथर तो बन ही रहा होगा पर मेजर प्रोडक्ट एल्यूमिनेशन के थ्रू आएगा। मतलब आपको एल्यूमिनेशन कराना है, एल्यूमिनेशन में एल्कीन बनता है, एल्कीन मेजर आएगा और माइनर में यहाँ पर आप क्या कर दोगे, ईथर भी बना दोगे। पर याद रखना है कि जो ईथर बन रहा है वो कैसा है, माइनर वाला केस है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, तो आप हमेशा एल्यूमिनेशन बना के आओगे, ईथर नहीं बनेगा। दोनों प्रोडक्ट पूछे तब ईथर भी बन जाएगा, पर अगर मेजर प्रोडक्ट पूछा है तो आपको एल्यूमिनेशन ही बनाकर आना है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई जब अपन किसकी बात कर रहे थे, जब अपन ने मिथाइल हैलाइड की बात करी, 1 डिग्री Rx की बात करी, फिर 2 डिग्री और 3 डिग्री Rx की बात करी। आइए कुछ और केसेस देखते हैं जो अपन ने देखे थे यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं और वही CH3ONA है ना, इसी के साथ में मैंने 3 डिफरेंट आपके रिएजेंट्स ले लिए हैं। और वो 3 डिफरेंट रिएजेंट क्या है, सबसे पहले मान लो मैंने ले लिया अराइल हैलाइड, ठीक है, फिर मैंने ले लिया विनाइल हैलाइड, और फिर यहाँ पर मैंने ले लिया ब्रिज हेड हैलाइड। अभी बताया है जब भी अराइल हैलाइड लोगे, विनाइल हैलाइड लोगे या ब्रिज हेड हैलाइड लोगे, लिख भी देती हूँ, इसको बोलते हैं अराइल हैलाइड। कहीं बार सिर्फ आपको रिएक्शन में स्टेटमेंट मिल जाएगा, रिएक्शन ऑफ अराइल हैलाइड विद आपका यहाँ पर मिल गया CH3ONA, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। इस तरीके से आपको अराइल हैलाइड याद होना चाहिए। इसको बोलते हैं विनाइल हैलाइड, इसीलिए मैंने पहले आपको क्या बताया था, क्लासिफिकेशन बताया था। और फिर ये है आपका ब्रिज हेड हैलाइड। और तीनों ही केस में आप क्या बोल दोगे कि यहाँ पर तो कोई भी रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि ये तीनों कोई भी रिएक्शन शो ही नहीं करते हैं, तो नो रिएक्शन। आंसर क्या हो जाएगा, कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। ठीक है, तो ये बच्चों अपन ने क्वेश्चंस भी कर लिए, कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। अब यहीं पर लिख रखा है जब आप क्या करवा रहे हो, ईथर के साथ में क्या करवा रहे हो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा रहे हो, तो उसके लिए लिख रखा है जब भी आप ईथर के साथ सब्स्टिट्यूशन कराओगे तो इसी को मैं बोलती हूँ बच्चों क्लीवेज ऑफ ईथर। क्या बोलते हैं इसको, क्लीवेज ऑफ ईथर के नाम से जाना जाता है। ईथर का क्लीवेज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ROR लिया है, ठीक है, और ROR में क्या लिया है, यहाँ पर HX दे रखा है कि HX लेना है, और उसको कोल्ड, या तो आप रिएक्शन करवा रहे हो कोल्ड कंसंट्रेटेड HX की, तो वहां पर ईथर फॉर्म्स ऑक्सोनियम आयन with cold concentrated HCl and cold concentrated HI and HBr and break CO bond and reaction with cold HI और concentrated HBr। मतलब किसी के साथ भी रिएक्शन कराओगे तो वहां पर क्या होगा, CO बॉन्ड टूट जाएगा। मतलब अगर आपने ROR लिया है और यहाँ पर मान लो मैंने HI ले लिया और यहाँ पर टेम्परेचर मतलब जो मीडियम है वो कोल्ड मीडियम ले लिया, कैसा मीडियम ले लिया, कोल्ड मीडियम। तो अगर मैं यहाँ पर प्रोडक्ट बनाऊंगी तो प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए बच्चों, यहाँ पर अभी बताया CO बॉन्ड टूटेगा, और अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो जरूर यहाँ पर क्या होगा, एक तो जो बनेगा वो अल्कोहल बनेगा और एक जो बनेगा वो क्या बनेगा, RI बनेगा। क्योंकि देखो फॉर एग्जाम्पल मैं इस वाले बॉन्ड को तोड़ रही हूँ, है ना, तो RO माइनस बनेगा तो वो जरूर H प्लस को लेना चाहेगा, ये R प्लस बनेगा तो वो जरूर माइनस को लेना चाहेगा। तो बस यहाँ पर प्लस माइनस का आपने क्या करा दिया, उनको जोड़कर एक रिएजेंट आपका बना दिया है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर एक स्टेटमेंट फॉर क्लीवेज ऑफ ईथर के लिए, जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा बच्चों, अगर अपन स्टेटमेंट को लिखे तो स्टेटमेंट हो जाएगा रिएक्शन ऑफ ईथर with HX in cold medium। कोल्ड मीडियम में जब आप HX की रिएक्शन करवाते हो, इट विल गिव मिक्सचर ऑफ, किसका मिक्सचर देगी बच्चों, अल्कोहल एंड अल्काइल आयोडाइड। अल्कोहल तो यहां पर भी HI कर दे क्या, HI के साथ में जब कोल्ड मीडियम लेते हो तो अल्कोहल एंड अल्काइल आयोडाइड मिलता है। एल्काइल आयोडाइड और कौन से केस में मिलता है भाई, स्वार्ट्ज में मिलता है, फिर क्लिस्टाइन में मिलता है, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और यहाँ पर समझ में आ गया कि क्या होगा, जब जब रिएक्शन होगी कोल्ड मीडियम में HI के साथ में, तो दो तरीके से प्रोडक्ट मिल सकता है, अल्कोहल और एल्काइल आयोडाइड। यही मिल रहा है, अल्कोहल भी मिल रहा है, एल्काइल आयोडाइड भी मिल रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं थी। दिक्कत कब आई, जब आपने क्या करा, यहाँ पर एक तो आपने लिया कोल्ड मीडियम। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे मैम हॉट मीडियम क्यों नहीं लिया है, तो आइए भाई हॉट मीडियम की भी बात कर लेते हैं। अपन किसकी बात कर रहे हैं, क्लीवेज ऑफ ईथर में
अगर आप HI के साथ में क्या कर रहे हो, हॉट मीडियम ले रहे हो। पहले तो अपन ने कोल्ड मीडियम वाली रिएक्शन देख ली, अगर मीडियम को हॉट कर दिया जाए तब क्या होगा, तो आइए इस चीज को भी समझ लेते हैं। आपने ROR लिया और यहाँ पर क्या कर दिया, HI ले लिया और साथ ही में मीडियम को हॉट कर दिया, और HI को बच्चों एक्सिस में भी लिखा हुआ हो सकता है बहुत बार, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर कोई अल्कोहल नहीं बनेगा, दोनों चीजें जो बनेगी वो RI बनेगी, RI प्लस H2O निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा, क्योंकि HI को आपने एक्सिस में लिया है और मीडियम भी हॉट है, तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों ही केस में क्या होगा, RI बन जाएगा और यहाँ से H2O निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। अच्छे से मैकेनिज्म को जब अपन डिटेल में इस चीज को पढ़ेंगे तब समझेंगे। यहाँ पर RI निकल गया और H2O यहाँ पर बन गया। इवन इसका मैकेनिज्म इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, आपको सिर्फ ये समझना है कि जब आप कोल्ड मीडियम ले रहे हो तो अल्कोहल और अल्काइल आयोडाइड मिल रहा है, जब हॉट मीडियम ले रहे हो तो क्या मिल रहे हैं, दोनों ही अल्काइल आयोडाइड मिल रहे हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हो रिएक्शन ऑफ ईथर with HI in hot medium give alkyl iodide as major product। नहीं, अल्काइल आयोडाइड मेजर प्रोडक्ट क्या है, पर दोनों चीज अल्काइल आयोडाइड बन रही है, तो अल्काइल आयोडाइड एज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में वो क्या दे रहा है, सिर्फ अल्काइल आयोडाइड दे रहा है, जबकि कोल्ड मीडियम में क्या हो रहा था बच्चों, कोल्ड मीडियम वाले केस में आपको दोनों ही मिक्सचर मिल रहे थे, अल्कोहल भी मिल रहा था और अल्काइल आयोडाइड भी मिल रहा था। यहाँ पर सिर्फ क्या मिल रहा है, अल्काइल आयोडाइड ही मिल रहा है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। अच्छा, इसके केस में Br ले लोगे, Cl ले लोगे तो भी आपको मिक्सचर सेम तरीके से बनेंगे, उस चीज की कोई दिक्कत की बात है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज समझते हैं, अभी तक तो अपन ऐसे केस देख रहे थे जिनमें R और R क्या थे, सेम थे। अगर मान लो मैं यहाँ पर क्या करूं, क्लीवेज ऑफ ईथर के अंदर ही अगर यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, दोनों R आपके डिफरेंट ले लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने ले लिया ROR डैश, ठीक है। अब क्या करा, अब यहाँ पर मैंने डाल दिया कोल्ड HI या फिर HI और साथ में आप कोल्ड मीडियम कर दो, ऐसे भी कर सकते हो, HI लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया कोल्ड मीडियम, ठीक है। इस केस में क्या होगा, अब आपके दोनों R डिफरेंट है, कौन सा R H को OH बनाएगा और कौन सा R I बनाएगा, ये आता है कंफ्यूजन की बात, और यही इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पर भाई अभी तो अपन लिख देंगे कि ROH भी बन सकता है, RI भी बन सकता है, प्लस यहाँ पर R-OH भी बन सकता है और R-I भी बन सकता है, मतलब दोनों ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है। और ये पॉसिबिलिटी किस चीज पर डिपेंड करेगी, आइए उसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये पॉसिबिलिटी किस चीज पर डिपेंड करेगी कि कब ROH RI बनेगा या फिर R-OH और RI बनेगा, मतलब डिफरेंट R कब OH बना रहे, कब I बना रहे। आइए इस चीज को समझते हैं, और इसके लिए बहुत जरूरी है मैकेनिज्म को पढ़ना, तो इसके लिए अपन पढ़ते हैं इसका मैकेनिज्म, ठीक है। ये चीज समझने के लिए अपन को मैकेनिज्म की जरूरत पड़ेगी। तो आइए समझते हैं, सबसे पहले अपने पास था ईथर, ठीक है। ईथर में क्या डाल रहे हैं अपन, HI का मतलब क्या होता है कि अपन सबसे पहले यहाँ से ये ब्रेक हुआ होगा H प्लस और I माइनस में, तो अपन ने H प्लस दे दिया, ठीक है। H प्लस देते ही आपको पता है H प्लस ऑक्सीजन के पास चल जाएगा और ये ऑक्सीजन पे यहाँ पर चल गया, ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड हो चुके हैं, तो यहाँ पर क्या बन चुका है बच्चों, ऑक्सोनियम आयन, क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सोनियम आयन। अब यहाँ पर कैसे क्या टूटता है, वो किस चीज पर डिपेंड करेगा कि कितना ज्यादा स्टेबल बनता है ऑक्सोनियम आयन। अगर ऑक्सोनियम आयन स्टेबल है तो क्या रिएक्शंस होती हैं वो देखेंगे, और अगर ऑक्सोनियम आयन अनस्टेबल है तो क्या रिएक्शंस होती है वो देखते हैं। और साथ ही में अल्काइल हैलाइड पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ की बात करो, अगर मैं यहाँ पर जो अल्काइल हैलाइड नहीं, इसको आप ऐसे बोलो जो R ले रहे हो, अगर यहाँ पर आपने जो R लिया है वो क्या है, 3 डिग्री R है। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो R लिया है वो पहले लेते हैं 3 डिग्री, नहीं पहले 1 डिग्री 2 डिग्री की बात करते हैं। तो मान लो मैंने जो R लिया है वो लिया है 1 डिग्री है या फिर 2 डिग्री R है।
आपको पता है इस मैकेनिज्म में क्या हो रहा होगा, R पॉजिटिव कार्बोकेटायन बन रहा होगा। अगर कार्बोकेटायन सेकंड डिग्री या 2 डिग्री कार्बोकेटायन है तो उस केस में क्या होता है बच्चों, उस केस में जो Ri बनता है वो क्या बनता है, ये स्मॉल r होगा। जो R है वो क्या होगा, स्मॉल होगा और ROH बन जाता है। और ये कैसा केस है, जब ऑक्सोनियम आयन जो है आपका वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल का मतलब क्या है, R प्लस बनेगा। R प्लस 1 डिग्री 2 डिग्री वाला ज्यादा अच्छा नहीं होता है, ज्यादा अच्छा कौन सा होता है, 3 डिग्री वाला R पॉजिटिव कार्बोकेटायन। जब 3 डिग्री होता है तो उसको ज्यादा स्टेबल माना जाता है। तो अगर अपन यहाँ पर बात करें कि जो R है वो आपका 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन के केस है, और जो ऑक्सोनियम आयन है वो उस टाइम पे स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है O को स्टेबिलिटी मिल रही है तो ये भी स्टेबल हो जाएगा। और इस केस में जो आप Ri बनाओगे क्या होगा, इस केस में जो आप Ri बना रहे हो उसमें जो R यूज करा होगा आपने वो R लार्ज होगा, मतलब लार्ज साइज वाला होगा, ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस वाला होगा, और जो ROH है उसका R स्मॉल होगा। तो भाई देख लो क्या देखना है, इस चीज के लिए आपको देखना है कि जो R है आपका वो क्या होगा। अगर 1 डिग्री 2 डिग्री है तो आप जो एल्काइल आयोडाइड बना रहे हो उसका R स्मॉल होगा, मतलब जो छोटा ग्रुप होगा उसके साथ में आयोडाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जो बड़ा ग्रुप होगा, अगर 3 डिग्री आप 3 डिग्री R ले रहे हो तो फिर जो बड़ा ग्रुप होगा वो आयोडीन के साथ में जुड़ा होगा। मैम बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। तो आइए इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर क्वेश्चन की बात करें, सबसे पहले तो क्वेश्चन लेते हैं CH3O CH3HI ले लिया और यहाँ पर कोल्ड मीडियम ले लिया। अब मैंने आपको बताया था जब दोनों ही CH3 है तब तो कोई डिफरेंशिएशन वाली बात ही नहीं है। तो यहाँ पर आपका एक बन रहा होगा CH3I और एक बन रहा होगा CH3OH। तो यहाँ तक तो कोई डिफरेंस की बात नहीं थी, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल गए, ठीक है। अब आपने क्या करा, अब कोल्ड मीडियम के अंदर ही क्या करा आपने, दो अलग तरीके के CH3 ले लिए। एक बार CH3O CH2CH3 ले लिया, मतलब एक बार 1 डिग्री वाला केस है और एक बार 2 डिग्री वाला केस है। और अब आपने ले लिया है कोल्ड HI, ठीक है, डायरेक्टली मैं लिख रही हूँ कोल्ड HI, ठीक है। अब क्या ले लिया है आपने, कोल्ड मीडियम में HI ले लिया है। अभी मैंने आपको बताया 1 डिग्री 2 डिग्री के केस में क्या होता है कि जो स्मॉल वाला होता है उससे एल्काइल आयोडाइड बनता है। तो यहाँ पर जो स्मॉल ग्रुप है वो क्या है, ये मिथाइल ग्रुप है। तो इसका मतलब जरूर यहाँ से बॉन्ड जो ब्रेक हो रहा होगा वो यहाँ से ब्रेक हो रहा होगा। इस पे माइनस आ रहा होगा, इस पे प्लस आ रहा होगा। आपको पता है प्लस किसके पास जाएगा, माइनस के पास में, माइनस आयोडीन है और H प्लस है, तो जरूर यहाँ पर CH3I बन रहा होगा। प्लस ये जो आपका CH3 CH2 वाला ग्रुप है ये क्या है, बल्की ग्रुप है, और बल्की ग्रुप होने की वजह से ऑक्सीनियम आयन जो बन रहा होगा आपका वो स्टेबल होगा और यहाँ पर एल्कोहल बन जाएगा। आया समझ में क्या हो रहा है भाई। अगर ये बल्की ग्रुप नहीं है तो यहाँ से बॉन्ड क्लीव होगा और वो आयोडीन वाला जो पार्ट है वो इस पे आके जुड़ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा तो इस पे नेगेटिव आके जुड़ जाएगा। पर जैसे ही यहाँ से ऑक्सीजन का ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा और ऑक्सीजन के नेगेटिव को कौन सेटिस्फाई करेगा, हाइड्रोजन। तो भाई समझ में आ गया कैसे क्या हो रहा है। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें अपन ने, अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे बच्चों, ऐसा करते हैं एक केस ले लेते हैं पीएच वाला, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर CH3 लिया, O ले लिया और यहाँ पर पीएच है, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ पर समझना मैं क्या चीज समझा रही हूँ। यहाँ पर आपने कोल्ड HI ले लिया अगेन। अब अपन ने जो पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था कि जो बड़ा ग्रुप है और जिसे जो छोटा ग्रुप है वो तो क्या करेगा, HI बनाएगा, CH3I बनाएगा, और जो बड़ा ग्रुप होता है वो क्या बनाता है, यहाँ पर ये सेकंड डिग्री वाला ग्रुप है, पीएच का मतलब सेकंड डिग्री वाला है, तो ये क्या बनाएगा, OH बनाएगा। तो बिल्कुल सही यहाँ पर यही होता है, CH3I बन जाता है और PHOH आ जाता है। पर एक चीज को समझो बच्चों, ये जो PHOH है इसमें सेकंड डिग्री का कोई खेल नहीं है। PHO इसका मतलब ये जो बॉन्ड होता है ना PHO वाला, ये क्या होता है, ये स्टेबलाइज्ड होता है रेजोनेंस से।
पीएच रिंग का मतलब क्या है, यहाँ पर जरूर ऑक्सीजन के साथ में क्या होगा, एक बेंजीन की रिंग होगी, यही होता है। और बेंजीन की रिंग को आपको पता है क्या होता है, इसमें रेजोनेंस होता है, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होती है, तो कभी भी ये बॉन्ड टूटेगा ही नहीं क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो अगर आप यहाँ पर 3 डिग्री भी ले आओ तब भी पीएचओ वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि ये बॉन्ड क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो ये चीज ध्यान रखना कि ये बॉन्ड तो कभी नहीं टूटेगा, मतलब जब भी पीएच आएगा तो जरूर वहां पर फिनोल बन रहा होगा, पीएचओएच और CH3I बन रहा होगा, क्या फिनोल बन रहा है। अब मान लो एक और केस 3 डिग्री वाला भी ले लेते हैं, भाई 3 डिग्री वाला क्यों छोड़े, तो अगर 3 डिग्री की बात करें, CH3O, और यहाँ पर आपने एक कार्बन ऐसा ले लिया है जो 3 डिग्री कार्बन है, ठीक है। अब 3 डिग्री के केस में भी आपने सेम करा है, क्या करा है, कोल्ड HI डाला है। अभी मैंने बताया था जब भी 3 डिग्री होगा तब क्या होगा, 3 डिग्री वाले केस में यहां से स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से क्लीवेज हो रहा होगा और यहाँ पर माइनस होगा और इस पे जरूर प्लस होगा। क्योंकि प्लस क्यों आया है, क्योंकि आपको पता है कार्बोकेटायन कितना स्टेबल हो जाएगा, 3 ग्रुप का प्लस आई लगेगा, इसीलिए यहाँ पर प्लस आता है। प्लस आएगा तो जरूर जो माइनस पार्ट है वो इस पे आके जुड़ेगा, मतलब जो प्रोडक्ट बन रहा होगा उसमें CH3 CH3 CH3I बनेगा और साथ ही में आपको देखने को मिलेगा मिथाइल अल्कोहल CH3OH। अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को समझोगे तो इवन याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही। यहाँ पर क्या देखा था, यहाँ पर देखा था कि जो CH3 है उस पे क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, क्योंकि ये जो बॉन्ड है CH3 वाला जो ग्रुप है वो स्मॉल है और ये यहाँ से बॉन्ड क्लीव हो जाएगा, ठीक है। पर जैसे ही यहाँ पर आए तो देखा कि इस वाले केस में स्टीरिक हिंड्रेंस आ गई है और स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव जो है वो ज्यादा स्टेबल बनेगा और इसीलिए यहाँ से बॉन्ड क्लीव होगा और यहाँ पर CH3I आ गया और CH3OH आ गया। तो इस चीज को याद रखना पड़ेगा कि जब भी कार्बोकेटायन बनाना हो उसकी स्टेबिलिटी से जाओगे, तो कार्बोकेटायन में आपको पता है 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है इसलिए यहाँ पर I आ जाएगा। और यहाँ पर अगर बात करें 1 डिग्री और 2 डिग्री के इसमें, तो वहां पर आपको CH3 को प्रायोरिटी देनी है, किसको प्रायोरिटी देनी है, मिथाइल को प्रायोरिटी देनी है, मिथाइल पे पॉजिटिव बनेगा और CH3I यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। अब मान लो यहाँ पर मैं थोड़े से और कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कराऊं, ठीक है, वैसे तो बहुत सिंपल है। यहाँ पर मान लो मैंने एक क्वेश्चन दे दिया आपको, सबसे पहले तो दे दिया CH3O CH3 और HI को हॉट मीडियम में दे दिया, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन अपन ने एक भी नहीं करा है, तो HI हॉट दे दिया आपको। तब क्या करोगे, ठीक है, फिर मान लो मैंने एक और क्वेश्चन दिया उसमें आपको पीएच OPH दे दिया और यहाँ पर कोल्ड HI दे दिया। अभी तो मैंने आपको बताया है PHO वाला बॉन्ड कभी टूटता ही नहीं है। अब तो दोनों ही पीएच आ गए तो कौन सा बॉन्ड तोड़ोगे। और मान लो एक और केस दे दिया मैंने जिसमें एक में तो आपको दे दिया पीएच और एक तरफ दे दिया ब्रिज हेड वाला जो आपका मॉलिक्यूल होता है, सॉरी बेंजीन रिंग होती है, वो दे दी, ठीक है। अब क्या प्रोडक्ट्स आ सकते हैं, आपको पता है ये तो सिंपल है। हॉट के केस में क्या करना होता है, दोनों ही तरफ से क्लीवेज करवाना होता है, दोनों ही तरफ से क्लीवेज होगा, CH3I बनेगा प्लस CH3I बनेगा और साथ ही में H2O निकल जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आई मैम, ये तो आपने बताया था। अब यहाँ पर दिक्कत है कि कौन से बॉन्ड को क्लीव करो, ये भी रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है और यहाँ पर भी रेजोनेंस लग रहा होगा। अब कौन से बॉन्ड को क्लीव करें, और ये रिएक्शन इसी वजह से होती ही नहीं है, नो रिएक्शन। वैसा ही सेम यहाँ पर होता है, यहाँ पर भी रेजोनेंस होगा, ब्रिज हेड वाला बॉन्ड तो कभी टूटता ही नहीं है, मैंने बोला था, तो यहाँ पर भी कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो इन दोनों ही केस में आपको कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलती है। याद रखना है इसको अच्छे से डिटेल में, जब अपन अल्कोहल ईथर चैप्टर पढ़ेंगे तब वहां पर भी जरूर समझेंगे, ठीक है। तो बच्चों आइए अब बात करते हैं अपन हेलो अरीन्स की, और यहाँ पर वही चीज लिख रखी है जो अपन ने रिएक्शन में भी पढ़ा है। नोट पॉइंट ही है कि ऑक्सोनियम आयन अगर स्टेबल है, क्या है, इफ ऑक्सोनियम आयन गिव्स मोर स्टेबल कार्बोकेटायन तो SN1 होगी, यही मैंने बताया था। और अगर ऑक्सोनियम आयन लेस स्टेबल बन रहा है, मतलब कार्बोकेटायन आपका कमजोर है, तो SN2 हो गई, ठीक है। तो यही चीज समझनी थी, अपन समझ चुके हैं। आइए बात करते हैं हेलो अरीन्स की, और हेलो अरीन्स में अपन देख रहे हैं मेथड ऑफ प्रेपरेशन। क्या देख रहे हैं, मेथड ऑफ प्रेपरेशन। और बच्चों इसके लिए मैं आपको एक चीज समझाना चाहती हूँ कि मेथड ऑफ प्रेपरेशन जब जब अपन बात करेंगे हेलो अरीन्स की, तो कल अपन ने पढ़ा था ESR, मेथड ऑफ प्रेपरेशन,
ठीक है। और अपन ने जब रिएक्शन मैकेनिज्म देखा था तो अपन ने पढ़ा था ESR। ESR क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी तक अपन क्या पढ़ रहे थे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे। फिर अपन ने वहां पर देखा था कि सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक भी हो सकता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ESR, जो कि अपन ने वहां पर डिस्कस किया था बच्चों। इसकी ही बात होती है जब जब अपन मेथड ऑफ प्रेपरेशन को देखेंगे हेलो अरीन्स के अंदर। किसके अंदर बच्चों? यहां पर मैं लिख देती हूं, हेलो अरीन्स के अंदर। मतलब अगर आपको हेलो अरीन्स के अंदर मेथड ऑफ प्रेपरेशन देखना है तो आपको क्या देखना पड़ेगा? उसी के लिए आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देखना पड़ेगा। और ये चीज भी अपन ने डिस्कस करी थी कि जब जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात होगी तो वहां पर 3 तरीके के सब्स्टिट्यूशन हो सकते हैं। न्यूक्लियोफिलिक, जिसको मेजरली डिस्कस करा है अपन इस चैप्टर में, फिर इलेक्ट्रोफिलिक हो सकता है, और साथ ही में क्या हो सकता है बच्चों? साथ ही में फ्री रेडिकल भी हो सकता है। और फ्री रेडिकल अपना हाइड्रोकार्बन पार्ट में जो आ गया था, जिसमें फ्री रेडिकल के मैकेनिज्म के थ्रू अपन क्या कर रहे थे? वहां पर सब्स्टिट्यूशन करवा रहे थे। तो ये 3 तरीके के सब्स्टिट्यूशन है। न्यूक्लियोफिलिक के तो बहुत डिटेल में समझा है, और अपन ने हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट में क्या समझा था? वहां पर अपने फ्री रेडिकल को समझा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में समझा चुकी हूँ, पर फिर भी एक बार मैं आपको ओवरव्यू देना चाहती हूँ कि इसमें होता क्या है। इसमें बच्चों सबसे पहला मेथड होता है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करते हो, और आपको पता है उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल होंगे, उसमें से इलेक्ट्रोफाइल अलग हो जाएगा और न्यूक्लियोफाइल अलग हो जाएगा। ठीक है। और मान लो सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल है तो आप उसको इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल बनाओगे वहां पर रिएक्शन करके, और वहां से ये दोनों चीजें बन जाएगी। सेकेंड स्टेप होता है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है ऑन बेंजीन रिंग। ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चों? इस बेंजीन रिंग पर अटैक होता है इलेक्ट्रोफाइल का। मतलब यहाँ पर कोई बेंजीन रिंग होती है, उसमें क्या होता है? एक इलेक्ट्रोफाइल आकर क्या करता है? अटैक करता है। अटैक करता है तो आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल तो जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड टूटा है, और डबल बॉन्ड टूटने की वजह से क्या होगा? डबल बॉन्ड क्लीव हुआ है तो एक तरफ जरूर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और वहीं पर अपन ने बच्चों एक इसका इंटरमीडिएट भी बनाया था पूरे रेजोनेंस को कर कि यहाँ पर जो होता है क्या होता है? एक तरफ पॉजिटिव आ जाता है, यहाँ पर तो आ जाता है इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, यहाँ पर आ जाता है पॉजिटिव, और बाकी के जो आपके यहाँ पर डबल बॉन्ड है वो एज इट इज रहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है ना, एक H भी होता है। ठीक है। यहां से अगेन जो न्यूक्लियोफाइल है वो बोलता है मुझे कुछ नहीं मिला है, तो मैं क्यों ना इस H को लेकर चल जाऊं। ये न्यूक्लियोफाइल आता है, इस H को लेके चल जाता है। H को लेके जाएगा तो क्या होगा? यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। और आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर क्या करते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर एक बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। मतलब दोबारा आपको आपकी बेंजीन रिंग एज इट इज मिल जाती है, बस उस पर एक इलेक्ट्रोफाइल बैठा हुआ है। ठीक है। सबसे पहले बेंजीन रिंग मिली, बॉन्ड को क्लीव कराया, बॉन्ड क्लीव कराने से पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव को हटाना था, पर अपने पास सिर्फ एक हाइड्रोजन था यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल वाली पोजीशन पे, तो ये न्यूक्लियोफाइल उस हाइड्रोजन को ले जाता है, जिसकी वजह से इस कार्बन पे नेगेटिव आ जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, दोबारा बेंजीन मिल जाती है। ये पूरा इसका मैकेनिज्म होता है बच्चों। आइए समझते हैं ESR को यहाँ पर किसके अंदर बच्चों? यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ हेलो अरीन्स में। ठीक है। तो सबसे पहला जो फॉर्मेशन है वो है फॉर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अगर आपको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से बनाना है, मतलब आपने क्या करा है? सिंपल सी बेंजीन रिंग ली है, उसमें X2 लिया है और एक लुईस एसिड लिया है, और आपने X को अटैच करा दिया है। ठीक है। अपन हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन ये तो होता ही है, एक आपका ये सिंपल मेथड भी होता है। ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होता है? उसके बाद रिएक्शन में आते हैं आपके कौन से सोल्ट बच्चों? यहाँ पर सोल्ट आते हैं आपके, इसको बोलते हैं डाइजोनियम सोल्ट, N2Cl। जब जब बेंजीन रिंग पे आपको N2Cl दिख रहा हो, जब भी आपको बेंजीन रिंग दे रखी हो और उस पे N2Cl बन रहा हो, तो इसको बोलते हैं डाइजोनियम सोल्ट। क्या बोलते हैं? डाइजोनियम क्लोराइड बोलते हैं। और अगर
इस क्लोराइड को भी हटा दो और N2+ लिख दो तो उसको डाइजोनियम सोल्ट बोलते हैं। अब यहाँ से क्या होगा, आप डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट डाल रहे हो, CuCl2 डाला तो क्या हो गया, क्लोरीन आकर अटैच हो गया, ये N2Cl जो है चला गया। ठीक है, यहाँ पर भी सेम हुआ, Cu2Br2 डाला तो Br आके अटैच हो गया, आयोडीन डालोगी तो आयोडीन आके अटैच हो गया। मतलब सिर्फ क्या हो रहा है यहाँ पर, रिप्लेसमेंट हो रहा है डाइजोनियम ग्रुप का बाय आयोडीन, बाय डिफरेंट डिफरेंट हैलोजेंस। तो यहाँ पर यही चीज होती है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद आ जाती है केमिकल रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि अपन डिस्कस कर रहे थे। तो आइए इसमें समझते हैं। सबसे पहला क्या दे रखा है आपको, यहाँ पर दे रखा है हेलोजिनेशन। सबसे पहले में ये जो होता है इसको बोलते हैं हेलोजिनेशन। जब क्लोरीन और FeCl3 डालते हैं तो इसको बोलते हैं हेलोजिनेशन। ठीक है, अब मैं समझा देती हूँ हेलोजिनेशन में किस तरीके से मैकेनिज्म समझ चुके हैं, तो मैकेनिज्म सब जगह फॉलो होगा, पर हेलोजिनेशन में कैसे जो हेलोजन है वो इलेक्ट्रोफाइल बना, उस चीज को मैं समझा देती हूँ। जिससे जब जब अपन हेलोजिनेशन की बात करेंगे ना बच्चों, तो हेलोजिनेशन में क्या हो रहा होगा, आपने जरूर एक Cl2 लिया होगा और साथ ही में आपने एक लुईस एसिड लिया होगा AlCl3। अब ये लुईस एसिड क्या होता है, ये यहाँ पर क्या करता है बच्चों, इस Cl बॉन्ड को ब्रेक करता है, Cl पॉजिटिव बना देता है और AlCl4- बना देता है, जो कि क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ पर अपन को न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल चाहिए थे, एक इलेक्ट्रोफाइल मिल गया, एक न्यूक्लियोफाइल मिल गया। मतलब जो अपना मैकेनिज्म है अब वो अच्छे से वर्क करेगा। इलेक्ट्रोफाइल तो जाकर बेंजीन रिंग पे अटैक कर देगा और न्यूक्लियोफाइल उस बेंजीन रिंग पे जहां पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक हुआ है उसके हाइड्रोजन को लेकर भाग जाएगा, जिसकी वजह से दोबारा बेंजीन रिंग में क्या आ जाएगी, वो क्या बोलते हैं उसको, पोलराइजेशन आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल जरूर बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा और बेंजीन रिंग पे अटैक करके वहां पर जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड को क्लीव कर देगा, जिससे उस पोजीशन का जो हाइड्रोजन है उसे न्यूक्लियोफाइल लेके चल जाएगा और पॉजिटिव नेगेटिव के थ्रू दोबारा जो बेंजीन रिंग की स्टेबिलिटी है वो आ जाएगी। ये मैकेनिज्म अपन समझ चुके हैं, यही चीज सेम फॉलो होगी। और यहाँ पर देखो क्लोरीन आ गया, क्या आ गया, क्लोरीन आ गया। और यहाँ पर जो है बच्चों क्लोरीन आ चुका है। ठीक है, अब क्या होगा, सेकंड में करवा रखा है यहाँ पर नाइट्रेशन। क्या करवा रखा है, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या होता है, HNO3 लेते हैं और साथ ही में H2SO4 लेते हैं, जिससे क्लोरीन लिया था और साथ ही में NO2 आ गया। क्या आ जाएगा, NO2 आ चुका है बच्चों। आइए बच्चों बात करते हैं नाइट्रेशन में कैसे इलेक्ट्रोफाइल आपका जनरेट होता है। तो नाइट्रेशन के केस को आप ऐसे समझ सकते हैं, HNO3 होता है, HNO3 को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, HO और NO2, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और H2SO4 को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, HSO4- और H+। अब क्या होगा, ये जो H+ है जाकर इस ऑक्सीजन पे अटैक कर रहा होगा और इस ऑक्सीजन की अटैक की वजह से क्या हो रहा होगा बच्चों, यहाँ पर NO2 बन रहा होगा और OH और H वाटर बन गया। ऑक्सीजन के तीन बॉन्ड सहन नहीं कर पाता, पॉजिटिव आ जाता है, ये बोलेगा मेरे पास पॉजिटिव आ गया, मैं जा रहा हूं, और पॉजिटिव इस NO2 को शिफ्ट कर जाता है, जिसकी वजह से NO2+ बन जाता है। अब NO2+ ही आपका इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल क्या है, अटैकिंग रिएजेंट है, इसका मतलब NO2 जुड़ना था और देखो यहाँ पर NO2 आकर जुड़ चुका है। आपने एक इस तरीके का कंपाउंड लिया था क्लोरीन वाला, क्लोरोबेंजीन, और यहाँ पर नाइट्रोजन आके जुड़ गया। कल भी मैंने पढ़ाया था, जब आपको ESR भी पढ़ाया था, कि ऑर्थो या तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटेड होता है या फिर मेटा सब्स्टिट्यूटेड होता है। किन किन ग्रुप्स में होता है वो आप लेक्चर में जाके चेक कर लेना। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये पैरा पोजीशन पे आ गया, ये भी पैरा पोजीशन पे आ गया। अब बात करते हैं यहाँ पर सल्फोनेशन की। अब सल्फोनेशन के लिए आप ऐसा मानो कि ये जो चीज है ना, ये रिवर्सिबल होती है। इसको अपन देख भी लेते हैं एक बार। सल्फोनेशन की जब जब बात होगी, तो सल्फोनेशन में जो केस होता है ना, वो रिवर्सिबिलिटी साइन के साथ में होता है। क्यों होता है भाई, आइए समझाती हूँ आपको। सल्फोनेशन में लिया होगा H2SO4, ठीक है, H2SO4 जरूर ब्रेक हुआ होगा और यहाँ पर SO3 पॉजिटिव मिला होगा और यही आपका अटैकिंग रिएजेंट होता है। क्या होता है बच्चों, ये आपका अटैकिंग रिएजेंट होता है ना।
अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल या अटैकिंग रीजन, कुछ भी बोल सकते हो। मान लो आपने क्या करा, यहाँ पर ये बेंजीन रिंग थी, इस बेंजीन रिंग पे आपने अटैक कराना चाहा इस SO3+ का। अब जैसे ही अटैक करने आएगी आपको पता है क्या होगा, यहाँ से अटैक होगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सेम हुआ बेंजीन रिंग पे, क्या हो गया, यहाँ पर आ गया SO3, यहाँ पर होता है H और यहाँ पर आ गया पॉजिटिव, ठीक है। और यहीं पर क्या है, आपके दोनों के दोनों डबल बॉन्ड आ गए। अब आपको पता है इस केस में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल आता है, पर SO3 पे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ये यहाँ पर इंटरनल न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। कैसे काम करता है, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल। तो इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है, मतलब अब बाहर वाले न्यूक्लियोफाइल की जरूरत ही नहीं है, यही इस हाइड्रोजन को ले लेगा। और अपन को तो नेगेटिव बनाना था, हाइड्रोजन जानी चाहिए थी, हाइड्रोजन SO3 के पास जाए, बाहर वाला न्यूक्लियोफाइल जाए, लेकर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेगेटिव बनाना था, नेगेटिव बन जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा SO3H, यहाँ पर था पॉजिटिव, यहाँ पर था नेगेटिव और यहाँ पर डबल बॉन्ड थे। क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव एक बॉन्ड बना लेंगे और इस बॉन्ड से बेंजीन की जो स्टेबिलिटी है दोबारा आ जाएगी और ये बन गया SO3H और यहाँ पर आ गए डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर पता है दिक्कत क्या आती है, आपसे एग्जामिनर हमेशा पूछेगा अटैकिंग रिएजेंट क्या है, आप देखोगे SO3H और वहां पर लिख दोगे SO3H, नहीं, जबकि अटैकिंग रिएजेंट क्या है, SO3 ही है। मगर यहाँ पर क्या हुआ है, सिर्फ यहीं से इंटरनल न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो इस H को ले लेता है और SO3H बना देता है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, अटैकिंग रिएजेंट SO3 ही है, लेकिन यहाँ पर लिख भी रखा है अटैकिंग रिएजेंट क्या है, SO3 ही है, बस यहाँ पर वो इंटरनल न्यूक्लियोफाइल की वजह से SO3H की फॉर्म में आपको दिखता है। तो ये चीज ध्यान रखनी है और इसी वजह से ये क्या होता है, रिवर्सिबल होती है रिएक्शन, क्योंकि ये दोबारा H हट सकता है, रिवर्सिबल दोबारा रिएक्शन हो सकती है। अब आती है यहाँ पर जो अपनी नेक्स्ट रिएक्शन थी यहाँ पर बच्चों, ये तो हो गया सल्फोनेशन। अब आती है यहाँ पर और भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसको बोलते हैं फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। क्या बोलते हैं इस रिएक्शन को, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो ये जो दोनों रिएक्शन है, ये दोनों कैसी रिएक्शन है, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब चीज ये है कि मैम इसमें दो रिएक्शंस क्यों आई हैं, तो आइए समझते हैं फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस को। तो अगर बच्चों फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस की बात करें, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, तो इसमें भी आप एक लुईस एसिड लेते हो और लुईस एसिड के साथ में क्या लेते हो, एल्काइल हैलाइड। क्या लेते हो, एल्काइल हैलाइड, मतलब आपने जरूर RX लिया होगा और साथ में AlCl3 लिया होगा। क्या करना होता है, आपको एक इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना है, R पॉजिटिव बन जाएगा और जो ये क्लोरीन है ये यहाँ से निकल जाएगा, क्लोरीन या फिर RX जो भी होगा, और उसकी वजह से यहाँ पर आ जाएगा AlCl4- और यहाँ पर R पॉजिटिव आ जाएगा। इस X को Cl ही ले लेते हैं, ठीक है। तो ये बॉन्ड तो यहाँ से क्लीव हो जाएगा, R पॉजिटिव बन चुका है। आपको पता है जब जब कार्बोकैटायन बनता है, कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट भी हो सकता है, ये चीज मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके जो दो केसेस हैं उनमें से जो फर्स्ट केस होता है वो किसका होता है, एल्काइलेशन, और उसको बोलते हैं फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्या बोलते हैं, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। जब जो कार्बन बनता है वो एक एल्काइल कार्बन है तो उसको एल्काइलेशन बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर आप HCl, जैसे ये जो है एल्काइनेशन वाला ही है, मतलब यहाँ पर आप बेंजीन के ऊपर सिर्फ क्या करोगे, यहाँ पर R पॉजिटिव का अटैक कराओगे और जरूर यहाँ पर क्या बन रहा होगा, यहाँ पर आपका बेंजीन के ऊपर मान लो यहाँ पर CH3 लिया है तो आप टोलिन बना सकते हो, या फिर और भी डिफरेंट जो ग्रुप्स है एल्काइल ग्रुप उनको जोड़कर इस तरीके से बना सकते हो और यहाँ पर ये टोलिन बन जाएगा, ठीक है। अब जो दूसरी रिएक्शन है इसी के अंदर वो क्या होती है, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। क्या होता है बच्चों, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सिर्फ आपको ये चीज समझनी है कि अभी तक आपने जो कार्बन ग्रुप लिया था वो एल्काइल था, R एल्काइल था, यहाँ पर जो R है वो असाइल होगा, C++OCl वाला ग्रुप दिखेगा आपको, असाइल ग्रुप। मतलब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर जरूर RC++OCl असाइल ग्रुप, एसिड हैलाइड वाला जो ग्रुप होता है असाइल ग्रुप दे रखा होगा, और साथ ही में यहाँ पर AlCl3 दे रखा होगा। इधर भी R लगा देना भाई, R या फिर इसको CH3 लगा दो तो ज्यादा सही रहेगा, वरना R में कंफ्यूज होगे। CH3 लगा दिया, यहाँ पर भी क्या कर दिया
CH3 लगा दिया। R क्या होना चाहिए बस वो बता दिया, ठीक है। कोई सा भी CH3 CH2 कोई भी ग्रुप हो सकता है। यहाँ पर C डबल बॉन्ड O Cl ले लिया, अगेन क्या होगा, जरूर ये Cl जा रहा होगा और यहाँ पर जो आ रहा होगा पॉजिटिव आ रहा होगा C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस यहाँ पर AlCl4 माइनस फॉर्म हो रहा होगा। अब इस पे आया है पॉजिटिव, तो ये क्या चाहेगा, ये चाहेगा कि मैं अटैक कर दूं बेंजीन रिंग पे। बेंजीन रिंग पे इस असाइल ग्रुप का अटैक होता है बच्चों, और इस असाइल ग्रुप से क्या होता है, अटैक की वजह से यहाँ पर जो होता है वो असाइलेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, जो प्रोडक्ट देखने को मिलता है आपको वो असाइल प्रोडक्ट होता है, C डबल बॉन्ड O और CH3। तो असाइलेशन हुआ है, इसीलिए इसको बोलेंगे फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। और यहाँ पर क्या हुआ था, एल्काइल ग्रुप था, इसीलिए क्या बोल रहे थे, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। R ग्रुप क्या है आपका, CH3 ग्रुप है, CH3 CH2 एल्काइल ग्रुप है, इस तरीके से मान सकते हो। और यहाँ पर क्या है, असाइल ग्रुप है। बस ये दोनों चीजों से ही इसका डिफरेंशिएशन होता है। आइए आगे चलते हैं और पढ़ते हैं न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इससे पहले एक बार न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को समझ ले क्या। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, ठीक है। तो जो जो चीजें अपन ने वहां करी थी, सेम चीजें, जैसे अल्कोहल बना था, सब करा था, तो सेम रिएक्शंस यहाँ पर होती हैं। तो अपन लिख देंगे सेम एज हेलो एल्कीन। जैसा हेलो एल्केन में हुआ था, सॉरी, वैसा का वैसा सेम होता है। मतलब आप जैसे आपने रिएक्शन करवाई थी, अल्कोहल्स बनाए थे, तो वो सारी की सारी रिएक्शन यहाँ पर होती है। तो आइए क्यों ना अपन एक क्वेश्चन के फॉर्म में इस चीज को समझ ले कि मान लो यहाँ पर मैंने एक ग्रुप लिया जिसमें क्या करा है, अल्कोहल लिया है एक साइड, और एक साइड क्या लिया है, यहाँ पर CH3 ग्रुप है, ठीक है। CH3 को नहीं भी लिखो तो भी चलता है। और मैंने क्या करा है, यहाँ पर डिफरेंट रिएक्शंस करवाई हैं, जो रिएजेंट्स वहां पर लिए थे, बस मैं एक बार समराइज रिएक्शन जो मैंने वहां पर करवाई थी सेम यहाँ पर करा रही हूँ, क्योंकि सेम रिएक्शन है, आपको एक बार समरी से समझ में आ जाएगा कि क्या क्या हो रहा है। फर्स्ट रिएक्शन में अपन क्या ले रहे थे, यहाँ पर फर्स्ट में अपन लेते हैं, क्या लेते हैं भाई, PCl3, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट में लेते हैं PCl5, ठीक है, वहां पर भी करी थी ये रिएक्शन। फिर लिखते हैं SOCl2 वीक बेस के साथ pyridine, फिर लेते हैं SOCl2 नॉर्मल, और बाद में लास्ट में लिया जाता है क्या बच्चों, HCl प्लस ZnCl2। क्या बोलते हैं इसको, ल्यूकस रिएजेंट, जिसमें अगर सेकेंड डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री का इसका POC में यूज होता है, 1 डिग्री 3 डिग्री। और बच्चों HCl और ZnCl2 क्या होता है आपका, ल्यूकस रिएजेंट। लिख भी दो यहाँ पर क्या होता है, ल्यूकस रिएजेंट। और ल्यूकस रिएजेंट किस में काम आता है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं वो देखते हैं। सबसे पहले अगर PCl3 की बात करूं, SN2 होता है। SN2 में क्या होता है, प्रोडक्ट इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता है, मतलब जहां पर ये आपका OH होगा उसके बैक साइड से अटैक हो रहा होगा। तो अगर बैक साइड से अटैक हो रहा होगा तो जरूर यहाँ पर जो Cl आके अटैच होगा वो कहाँ आएगा, इसके ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन में आएगा। अगर ये वेज में है तो डैश में आएगा। सेम PCl5 में भी SN2 होता है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलता है, मतलब जो प्रोडक्ट मिल रहा होगा वो यहाँ पर भी ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन में आएगा। SOCl2 pyridine, ये केस तो डार्जन का होता है, मगर अगर वीक बेस दे दो तो SN2 हो जाता है, मतलब यहाँ पर भी सेम ही कंपाउंड देखने को मिलेगा इन्वर्टेड प्रोडक्ट के साथ में, ठीक है। पर जैसे ही SOCl2 पे जाते हो तो यहाँ पर होने लग जाता है SNI मैकेनिज्म। क्या होता है बच्चों, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा SNI मैकेनिज्म। SNI क्या होता है, इंट्रामोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इंट्रामोलिक्यूलर का मतलब है, यहाँ पर अपन ने MCTS भी बनाया था, और प्रोडक्ट जो आता है वो रिटेन्ड प्रोडक्ट आता है, मतलब जैसे OH गया है सेम साइड पे Cl आके अटैच होगा। इसको क्या बोलते हैं, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, और आप इसको बोल सकते हो रिटेन्ड प्रोडक्ट। कैसा प्रोडक्ट बोल सकते हो बच्चों, रिटेन्ड प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है। जब बात करते हो HCl और ZnCl2 की, तो यहाँ पर होता है SN1 रिएक्शन, और SN1 रिएक्शन में दोनों तरीके के प्रोडक्ट बन सकते हैं, क्योंकि अटैक फ्रंट से भी हो सकता है, बैक से भी हो सकता है, मतलब यहाँ पर आपको दो अलग तरीके के प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे।
एक बार तो जिसका अटैक हो रहा होगा फ्रंट से और एक बार होगा जिसका अटैक हो रहा होगा बैक से। तो दो तरीके के प्रोडक्ट बनाने हैं यहाँ पर, एक बार तो भाई सेम कॉन्फ़िगरेशन रखनी है और एक बार जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको ऑपोजिट करना है, मतलब इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों ही हो जाता है। तो आप देखोगे इस केस में दोनों हुआ है, एसएनआई वाले केस में रिटेन प्रोडक्ट मिले हैं और इन तीनों ही केस में कैसे प्रोडक्ट मिले हैं, इन्वर्टेड प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसे, इन्वर्टेड प्रोडक्ट, मतलब कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन। तो ये सारी रिएक्शन अपन ने हेलो एल्केन में पढ़ी थी, सेम यहाँ देखने को मिलती हैं। बस मैंने एक बार समराइज करा दिया कि जो रिएक्शन है वो क्या है, सेम देखने को मिल रही है एज अल्केन। ठीक है, इसको यहाँ लिख देते हैं, रिएक्शन इज सेम एज हेलो एल्केन। हेलो एल्केन जैसे ही सेम रिएक्शन देखने को मिलती है और वो मैंने समराइज भी करा दिया भाई, अल्कोहल से रिप्लेसमेंट हो जाता है Cl का और इस तरीके की रिएक्शन देखने को मिलती है। तो वो सेम यहाँ पर भी मिलती है। अब यहाँ पर बात करते हैं किसकी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। किसकी, यहाँ पर बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो अभी मैंने आपको बताया था कि एराइल हैलाइड में सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, बताया था ना। तो बच्चों जब आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर करवाओगे तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पर जैसे ही आप एक्वस NaOH के साथ में रिएक्शन करवाते हो, जैसे अपन ने वहां पर करवाई थी हेलो एल्केन्स में, कि जो आपका X होता है वो क्या करता है, केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं बेसिकली, आप लिख भी सकते हो यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में अपन ने वहां पर पढ़ा था कि सबसे पहली रिएक्शन अपन कराते हैं एक्वस NaOH के साथ में, जिसमें जो X है वो रिप्लेस होकर OH यहाँ पर अटैच हो जाता है। पर इस केस में क्या होता है बच्चों, इसकी जो रिएक्टिविटी होती है एराइल हैलाइड की, अपन ने अभी देखा था कि जो एराइल हैलाइड होते हैं वो रिएक्शंस नहीं करते हैं, तो यहाँ पर भी रिएक्शन नहीं होती है। बस इस रिएक्शन को फोर्सफुली तो करा ही सकते हो, तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर और हाई प्रेशर में कराया जाता है। मतलब इस रिएक्शन को कराने के लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर देना पड़ता है। और आपको पता है ऐसी रिएक्शन जिसमें हाई टेम्परेचर प्रेशर देना हो, वो रिएक्शन को अपन ज्यादा फिजिबल नहीं मानते हैं और इन रिएक्शन को ज्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं दी जाती। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर ये चीज तो समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखते हैं रीजन क्या है कि ये जो आपके एराइल हैलाइड है ये क्या करते हैं, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं शो करते हैं, जबकि क्या शो करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय एडिशन। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एडिशन एलिमिनेशन। क्या बोला जाता है बच्चों इसको, न्यूक्लियोफिलिक। करते तो है पर कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय एडिशन एल्यूमिनेशन। मतलब यहाँ पर एडिशन और एल्यूमिनेशन दोनों साथ में होता है और इस मैकेनिज्म को बोला जाता है SNAE। क्या बोला जाता है, जब भी मैकेनिज्म में एडिशन एल्यूमिनेशन भी हो रहा है तो उसको बोला जाता है SNAE। SN2 पढ़ा था, SN1 पढ़ा था, SNI पढ़ा और अब SNAE सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन भी, सॉरी एडिशन एलिमिनेशन भी पढ़ लिया। तो ये रिएक्शंस यहाँ पर देखने को मिलती है जो अपन अभी आगे देखेंगे। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, हेलो एल्केन के केस में तो रिएक्टिविटी ज्यादा थी तो वो यहाँ पर क्या कर रही थी, इस तरीके की रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर पा रही थी। पर जब अपन ने हेलो अरीन्स की बात करी तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है रेजोनेंस। और इस रेजोनेंस की वजह से जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है वो एक जगह पे नहीं आ पाते, जिसकी वजह से पोलैरिटी नहीं आ पाती। क्या लिख रखा है, CX बॉन्ड एक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस एंड एज अ रिजल्ट बॉन्ड क्लीवेज इन हेलो अरीन्स इज डिफिकल्ट। क्योंकि सब जगह डबल बॉन्ड कैरेक्टर है जिसकी वजह से पोलैरिटी यहाँ पर क्या हो सकती है, नहीं आ पाएगी और उसकी वजह से यहाँ पर रिएक्शंस नहीं हो पाती। तो रीजन क्लियरली क्या है, रेजोनेंस है। डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन CX बॉन्ड, और डिफरेंस क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन में होता है कार्बन CX बॉन्ड की, इसकी वजह से भी यहाँ पर रिएक्शंस नहीं हो पाती। तो बच्चों यहाँ पर अपन ने रीजन समझ लिए हैं। अब देखते हैं यहाँ पर कैसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर देखने को मिलती है न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन बाय एडिशन एल्यूमिनेशन, जिसको SNAE के नाम से जाना जाता है। और ये रिएक्शंस में क्या होता है बच्चों, इसमें आपका जो एराइल हैलाइड होता है ना,
यही होता है आपका एराइल हैलाइड, यहाँ पर X होता है। अपन ने देखा था ये किसी भी तरीके की रिएक्शन शो नहीं कर रहा था, ठीक है। रेजोनेंस की वजह से यहाँ पर बॉन्ड क्लीव नहीं होगा, सब में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड क्लीव होने में आपको पता है एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है, तो ये रिएक्शन शो नहीं करता। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर आप कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दे दोगे तो यहाँ पर रिएक्शन की रेट बढ़ जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने की वजह से जो रिएक्शन है वो फिजिबल हो जाएगी, रिएक्शन होने लग जाएगी। मतलब आपको इस जो आपका एराइल हैलाइड है इस पे कोई इलेक्ट्रॉन क्या डालना है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डालना है। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर क्या डाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, जैसे कि NO2 भी लगा सकते हो, NO2 एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है उनमें से कोई सा भी लगा दिया, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ी और रिएक्शन फिजिबल हो जाएगी। तो याद रखना एराइल हैलाइड तो कभी रिएक्शन शो नहीं कर रहा है, जो स्टेटमेंट मैंने नोट में लिखा है वो सही है, पर अगर उसके पास में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दोगे और ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे, तो क्या होगा, वहां पर वो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने की वजह से रिएक्शन शो करने लग जाएगा। तो देखो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कैन अकर व्हेन अ स्ट्रॉन्ग, क्या लिख रखा है, जब आप एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को प्रेजेंट करवा दोगे ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे विद रिस्पेक्ट टू द हैलोजन एटम, इस हैलोजन एटम की ऑर्थो पोजीशन या पैरा पोजीशन पे अगर क्या है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इट विल शो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रखा, इसके पैरा पोजीशन पे Cl था, अब डाला एक्वस NaOH, अब बहुत अच्छे से SN2 हो गई, OH रिएक्शन यहाँ पर आ गई, मतलब OH Cl का रिप्लेसमेंट हो गया OH से, तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए था। फिर जब दो NO2 लिए, एक ऑर्थो पोजीशन पे एक पैरा पोजीशन पे, तब भी रिएक्शंस हो गई। अब अगर मैं यहाँ पर बोल दूं ये है रेट A और मैं बोल दूं ये है रेट B, और मैं पूछ लूं आपसे कि रेट किसकी ज्यादा है, तो आपको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर ज्यादा है तो रेट भी तो बढ़ जाएगी, क्योंकि रेट तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे ही डिपेंड कर रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा रेट ज्यादा, तो यहाँ पर रेट बी की ज्यादा हो जाएगी ए से। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे डिपेंड कर रहा है तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की रेट बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ती जाएगी और उतना ही ज्यादा वो रिएक्शंस जल्दी शो करेगा। अब जैसे 3 NO2 ग्रुप लगा दिए, NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ा दिए तो रेट और ज्यादा आ जाएगी। अगर मैं इसको रेट C बोलूं और अब अगर रेट में कंपैरिजन करवाऊं तो आपको पता है रेट C की ज्यादा है, फिर बी की, फिर ए की, क्योंकि यहाँ पर तीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे रेट उतनी ही ज्यादा होती जाएगी। तो कोई भी अगर इलेक्ट्रोफिलिक यहाँ पर क्या करेगा, जो अगर यहाँ पर कोई भी रेट में कंपैरिजंस करवाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उतना ज्यादा रेट। फॉर एग्जाम्पल आप इसके लिए लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर Cl है और यहाँ पर क्या है, तीनों तरफ NO2 है, मतलब NO2 कितने हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, 3 है, तो सबसे ज्यादा रेट इसकी हो जाएगी। फिर जहां पर क्या था, 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप थे उसकी रेट हो जाएगी, और फिर जहां पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था उसकी रेट हो जाएगी। और लास्ट में आपका एक ऐसा अराइल हैलाइड आ जाएगा जिसके पास एक भी विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, तो इसकी रेट क्या हो जाएगी, लीस्ट हो जाएगी। तो ये चीजें ध्यान रखनी है कि रेट किस पर डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे। तो ये चीज आपको ये ऑर्डर समझ में आना चाहिए, और समझ में आने के बाद ये स्टेटमेंट में देख लो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंटेड ऑर्थो पैरा पोजीशन with respect to the leaving group increases the rate of reaction, यही तो बार बार पढ़ रही, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है। अराइल हैलाइड विदाउट इलेक्ट्रॉन, यही है Cl वाला केस, ऐसा अराइल हैलाइड जो बिना किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट के साथ है, डोंट रिएक्ट विद मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियोफाइल विद ऑर्डिनरी कंडीशंस, ऑर्डिनरी कंडीशंस में रिएक्शंस नहीं करता है। मतलब अगर यहाँ पर आप एक Cl की रिएक्शन करवा दो एक्वस NaOH के साथ में और आपने कोई हाई टेम्परेचर प्रेशर नहीं दिया है तो वो रिएक्शन शो नहीं करेगा। वो क्या करेगा, रिएक्शन शो नहीं कर पाएगा। रिएक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, रिएक्शंस के लिए यहाँ पर जो अपन पढ़ रहे हैं कि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। तो ये रेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, इसको आपको ध्यान रखना है कि कैसे भाई ये रेट का ऑर्डर आता है।
तो सबसे पहले देख लो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उतनी ज्यादा रेट बढ़ती जा रही। तो इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आगे देखते हैं बच्चों जो अपना फोर्थ पॉइंट है, मतलब फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन है, दैट इज रिएक्शन विद मेटल। ये अपन ने कल भी पढ़ी थी। जब अपन हेलो एल्केन की बात करते हैं तो क्या होता है, इसको बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। हेलो एल्कीन की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। और जब जब आप किसकी बात करोगे, यहाँ पर आप हेलो अरीन्स की बात करोगे तो उसको बोल दोगे फिटिक रिएक्शन। हेलो अरीन्स के केस में क्या हो जाएगी वो फिटिक रिएक्शन। मतलब सेम चीज करनी है। यहां से क्या करना था, ये एराइल हैलाइड है, इस Cl को यहाँ से, यहाँ पर NaCl होता है, इस Cl को हटाते हैं और यहाँ पर 2 यूनिट लेते हैं इसकी, और यहाँ से आपको क्या मिल जाता है, इस तरीके से एक आपको क्या मिल जाता है। जैसे ही आप इस बॉन्ड को हटाओगे, Cl को हटाओगे, ये जो दोनों बेंजीन है आपस में कपल कर लेंगे और आपको ये यहाँ पर प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर आप वुड्स फिटिंग, मतलब वुड्स और फिटिंग, इसका मतलब है कि आपने एक जगह हेलो एल्केन लिया होगा और एक जगह हेलो अरीन लिया होगा। अगर इन दोनों की रिएक्शन करवाओगे तो आपको कैसा प्रोडक्ट मिल जाएगा भाई, यहाँ पर आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा टोलिन टाइप का। ये टोलिन टाइप का होगा, अगर CH3 होगा तो इस तरीके के प्रोडक्ट मिल जाएंगे। मतलब कॉम्बिनेशंस मिल सकते हैं आपको डिफरेंट डिफरेंट एल्केन के। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो बेंजीन रिंग में टोलिन वाला केस बन गया, फिर एक ये वाला केस बन गया, और एक आपका CH3 नॉर्मल एल्केन वाला केस भी बन सकता है। तो ये सारे ही केस यहाँ पर पॉसिबल है। अब यहाँ पर देखते हैं बच्चों कि जब आप नीट प्रारंभ सीरीज को लेते हैं तो आपको उसके साथ क्या क्या मिलता है। माइनर टेस्ट मिलते हैं, मेजर टेस्ट मिलते हैं, PYQ के वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे। साथ ही में आपको नीट के जो जो यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं, कितने प्रिसाइज बहुत अच्छे से नोट्स हैं, ये सारे आपको कहाँ मिलेंगे, नीट प्रारंभ बैच में मिलेंगे। चैप्टर वाइज CRE मिलेगा, मतलब हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद 50 to 60 क्वेश्चन जो आपके नीट ओरिएंटेड होने वाले हैं वो मिलेंगे। और साथ ही में हर एक लेक्चर के बाद में आपको उसका असाइनमेंट मिलता है। तो ये सब चीजें बच्चों आपको मिल रही है, ध्यान रखनी है। बात करते हैं आज के लेक्चर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, हेलो एल्केन की जो प्रिपरेशंस अपन ने पढ़ी हैं। फिर जो अपन ने विलियमसन ईथर मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लीवेज ऑफ ईथर के लिए मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी रिएक्शन देखने को मिलती हैं। और साथ ही में ESR इन हेलो अरीन्स। ESR का मतलब क्या है, जो भी आपकी ये हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, इससे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाएंगे। इलेक्ट्रोफाइल क्या था, कैसे जनरेट होता है, कौन सी रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ बच्चों जो अपना लेक्चर है वो खत्म होता है। थैंक यू सो मच।